लीजिए, मानक अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। वाइस प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और यहां पर मौजूद जो जनता है, जो मध्य प्रदेश की भाग्य विधाता बनेगी, एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए भी बजाइए। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त हमें हर रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां जाति धर्म के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस क्या राम भक्त और हनुमान भक्त बन गई है? प्रियंका गांधी ये क्यों कह रही हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को हनुमान बन जाना होगा? क्या बीजेपी के पास गिनाने के लिए मुद्दे नहीं है और इसीलिए ये कहना पड़ रहा है कि राम मंदिर बन रहा है? क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ इस वक्त धर्म का कार्ड खेला जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे। सबसे पहले विश्वास सारंग जी, मेरा सवाल यह है कि चूंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव है, जाति धर्म की बातें हो रही हैं, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, लेकिन जमीनी मुद्दे क्यों गायब नजर आ रहे हैं? नहीं, राम मंदिर बनना क्या जमीन का मामला नहीं है? अरे राम मंदिर तो सब कुछ है इस देश के लिए। राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है और राम ही हिंदुस्तान है। राम के बगैर ये देश की कल्पना कैसे की जा सकती है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, तो हम तो हर समय विकास और कल्याण की बात करते हैं। राम मंदिर को लेकर विवाद की स्थिति तो कांग्रेस ने पैदा की। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां बहुसंख्यक समाज रहता है, जहां आराध्य हमारे राम है, उनके मंदिर बनने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष हुआ वहां तक तो ठीक है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं हुआ, राम ही नहीं हुए। ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया। अब जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के पोस्टर लग रहे हैं, जनता लगा रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो राम क्या का राम विरोध सिर्फ करने अकेले वाले बीजेपी के हैं? क्या राम सिर्फ अकेले बीजेपी के हैं? अगर राम मंदिर बन रहा है तो क्या कांग्रेस की एंट्री बैन हो जाएगी वहां पर? देखो, बिल्कुल जाए ना, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। राम की बात करें, हम राम हमारे नहीं, राम पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के हैं। पर ये माने तो ये केवल चुनाव के समय राम की बात करते हैं, बाकी तो ये राम के विरुद्ध रहते हैं। राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया ये बताएं। राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र क्यों किया ये बताएं। राम के खिलाफ हलफनामा क्यों दिया ये बताएं। राम मंदिर बन रहा था, उसमें अड़ंगा क्यों लगाया, टंगड़ी क्यों लड़ाई ये बताएं। और राम के पोस्टर लग रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये बताएं। मानक अग्रवाल जी, अगर राम मंदिर बन रहा है, भाजपा कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, प्रियंका गांधी को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता हनुमान बन जाए? क्या राम नाम से आपत्ति है कांग्रेस को, परहेज है? देखिए, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, सर माइक थोड़ा पास कर लें। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति भगवान राम को मानता है, किसी को कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। जब चुनाव आता है तो धर्म की राजनीति करके वोट कबाड़ने का काम करती है। इसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही है, जितनी महंगाई बढ़ गई उसके ऊपर बात नहीं करती, और यहाँ पर कितना कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई उस पर बात नहीं करती। मध्य प्रदेश रेप के मामले में नंबर 2 पर आ गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती, सिर्फ भगवान राम के नाम पर अपनी रोटी सेकना चाहती है, उस पर अपनी वोट कबाड़ना चाहती है। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए? कांग्रेस के पास में बहुत से मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, महंगाई बढ़ी, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग, और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार इतना हुआ कि 50% कमीशन की ये सरकार है। जनता ये अच्छी तरह जान चुकी है, इस सरकार को बदलना चाहती है। जनता ने मन बना लिया है। आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा कि 17 तारीख को जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विश्वास सारंग जी, एक नारा प्रधानमंत्री ने आज दिया कि कांग्रेस आई तबाही लाई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर भाजपा आई तो क्या नया लाई मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो विकास लाई, भारतीय जनता पार्टी आई तो कल्याण लाई। माणिक भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, पर माणिक भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे
कि ये वही मध्य प्रदेश है जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उनको मिस्टर बंटाढार कहा जाता था। ना सड़क थी, ना पानी थी, ना बिजली थी, ना नाली थी। रात रात भर लोग बाग बिजली का इंतजार करते थे। गड्ढे नहीं थे, सड़कें नहीं थी, केवल गड्ढे थे। परिवर्तन आया, भाजपा की सरकार आई, हमने सड़क भी लाई, हमने बिजली का इंतजाम भी किया। हमने केवल सड़क नहीं बनाई बल्कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की चिंता भी की और उसको कल्याण की राजनीति से जोड़ा। पहली बार किसी सरकार ने गरीब की बेटी की शादी कराई, गरीब की बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया। संबल योजना के अंतर्गत हजारों लाखों लोगों को उसके घर में हरियाली खुशहाली लाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया है वो जनता के सामने है। ये जरूर है कि कांग्रेस ने हर समय इस देश में तबाही की बात की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात रावण से कर डाली है कि छलियां हैं। अगर लाडली बहनों के नाम पे योजनाएं चलाते हैं, अगर दहेज में फ्रिज और टीवी की बातें होती हैं, दी जाती हैं, जब शादी कराते हैं, जब घर जाती हैं बच्चियां तो शिकायत आती है कि टीवी चालू ही नहीं हो रहा है, फ्रिज चल ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम है कि ये कहां का मामला है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाखों बेटियों की शादी कराई और वो सामने है। लाखों बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, वो सामने है। और अब करोड़ों बेटी बहनों को लाडली बहना बनाया, वो भी सामने है। और वो लाडली बहना जिनको अब 1250 रुपए मिल रहे हैं, भाजपा की सरकार बनेगी तो वो 3000 रुपए तक जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मॉडल मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। मानक अग्रवाल जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ लूंगी, लेकिन एक वाक्य ऐसा हुआ इंडी गठबंधन का, और मुझे लगता है जब महिलाओं की बात हो रही है तो इस बात का जिक्र जरूर आना चाहिए। नीतीश कुमार का बयान आपने भी सुना होगा, जब विधानसभा के भीतर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी अश्लील भाषा में कुछ बातें कहता है जहां पर मौजूद महिलाएं असहज हो जाती हैं। क्या यह नहीं लगता कि चुनाव का मौका है और प्रियंका गांधी को आके सफाई दे देनी चाहिए कि अगर इंडी गठबंधन में साथ है, जो नीतीश कुमार ने किया वो गलत किया? देखिए, यहाँ पर चर्चा हो रही है किसकी सरकार, उस संबंध में चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार जी के ऊपर ना जाए तो क्या अच्छा, लोकसभा चुनावों के लिए हम भाई भाई, लेकिन क्या जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो नहीं है सगाई? नहीं है। मध्य प्रदेश में सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार, आप भले ही कह रहे हैं भाजपा की इसी पर बात होनी चाहिए, आप विपक्षी पार्टी हैं, गठबंधन क्यों है फिर? गठबंधन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? गठबंधन पे बात वहाँ दिल्ली में होगी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चर्चा चल रही है, उसी पर होना चाहिए चर्चा। अब देखिए, इस पर जवाब नहीं है। ये तो आपका दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस इंडी घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है, गलबहिया कर रहे हैं। पटना में नीतीश बाबू के निमंत्रण पर ही गए थे राहुल भैया, और वहां पर केवल यही बात नहीं हुई, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का ही अपमान नहीं किया। इससे पहले बेंगलोर की बैठक में सनातन धर्म का अपमान किया था इंडी गठबंधन ने, घमंडिया गठबंधन ने। मुद्दा यही तो आता है, और इसीलिए तो कांग्रेस गर्त में जा रही है। कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, कभी कुछ कभी कुछ। मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त बनते हैं, बेंगलोर में हनुमान जी का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो त्रिकुंट लगाकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बताते हैं, और उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ हिंदू बनना इसीलिए जरूरी है कि 90% हिंदू वोटर है? भाजपा तो कह रही है कि ये हमारी वैचारिक जीत है, ये हमारी जीत है अगर कांग्रेसी अब मंदिर जाने लगे। देखो, हमें गर्व है कि हम कट्टर हिंदू हैं और हम इस बात को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी भ्रम पैदा करती है, और भ्रम पैदा करके धर्म की आड़ में राजनीति करने की कोशिश करती है, वोट कबाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि कमलनाथ जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में मंदिर बनवाया हनुमान जी का, और इस पूरे मध्य प्रदेश को मालूम, पूरे देश को मालूम है इस बात। तो मैं समझता हूं कि इनको कहने की जरूरत नहीं, मैं फिर आपसे सवाल करूंगी इंडिया गठबंधन को लेके, आप कह देंगे कि नहीं मध्य प्रदेश की बात करिए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेकर कुछ कहते हैं, तब हिंदुत्व कैसे अलग हो जाता है? मध्य प्रदेश में आके थ्योरी एकदम अलग क्यों चली जाती है आपकी? देखिए, हम कट्टर हिंदू हैं, हम इस बात को कहने में हमें गर्व होता है, हम इस बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं।
हम सनातन को मानने वाले हैं, भगवान राम के ऊपर हमें भरोसा है और मैं समझता हूँ कि वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम उस मामले में किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। अब देखिए, भगवान राम को उन्होंने अपना आराध्य बता दिया, अब बीजेपी को क्यों आपत्ति हो जाती है इस बात पे? आराध्य तो भगवान राम सबके हो सकते हैं। अब देखिए, माणक भाई के सामने मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा तो बहुत उचित नहीं है, पर आश्चर्य यही तो होता है कि हलफनामा देते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है और माणक भाई कह रहे हैं राम हमारे आराध्य हैं। राम मंदिर का विरोध करते हैं और कह रहे हैं नहीं, राम हमारे आराध्य हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इनके राष्ट्रीय, देखिए मल्लिकार्जुन जी केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीम है, सुप्रीमो। ये अलग बात है कि माणक भाई नहीं मानते होंगे, ये तो गांधी परिवार को ही मानते होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति बहुत खराब है, पर संवैधानिक रूप से तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बोल रहा है कि सनातन फर्जी है, सनातन के खिलाफ हूं मैं, और वो यदि अध्यक्ष है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की रीति क्या है, नीति क्या है। इसलिए कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती है। इनको भगवान से भी उसी समय तक मतलब है जब राजनीति सिद्ध हो। और ये सब जब हिंदू हिंदू बात हो रही है, सॉफ्ट हिंदू, आश्चर्य यही है यहां पर बैठा हुआ जो सच्चा हिंदू होगा ना, उसमें इतना घमंड और एरोगेंस नहीं होगा कि वो ये बोले कि ये मंदिर मैंने बनवाया। कमलनाथ जी कहते हैं मैंने बनवाया। वाह, हनुमान जी का मंदिर बनाने की हैसियत किसी की नहीं है, ये उनकी इच्छा से होता है। अरे ये राम की इच्छा से होता है। महाकाल लोक को लेकर भी दिक्कत यही आ कांग्रेस रही कह है रही कि हमारी योजना थी, चुरा ली बीजेपी ने। महाकाल लोक को भी तो वो कह रहे हैं ना कि हमारी योजना थी। दिक्कत तो यही आ रही है, ये एरोगेंस, ये घमंड, ये अभिमान कि भगवान का मंदिर हम बनाएंगे और भगवान का मंदिर हमने बनाया है इसलिए हम हिंदू हैं। तो क्या वो जो गरीब जो आदमी रोज 2 वक्त की रोटी कमाता है और वो मंदिर नहीं बनवा पाता, तो क्या वो हिंदू नहीं है? आश्चर्य की बात है। सबका साथ, आपने सबका हिंदू की और विकास की हिंदुत्व बातें की हैं। परिभाषा ही बदल दी। मतलब हवाई जहाज उड़ाने वाला, हवाई जहाज में बैठने वाला, करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की राजनीति से कमाने वाला, वो यदि मंदिर बनाने का एरोगेंस रखता है तो इस हिंदुत्व का, कांग्रेस के इस हिंदुत्व पर अपने आप प्रश्न चिन्ह लगता है। अब आप इस पर जवाब दे दीजिए, कांग्रेस का हिंदू तो अलग कैसे हो जाता है? अगर आप भगवान राम को आराध्य बताते तो कुछ लोग काल्पनिक क्यों कह देते हैं? और सलमान खुर्शीद, मैं आपको एक बयान याद दिला देती हूं। सलमान खुर्शीद का एक बयान है, कांग्रेस कितने वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2022 के चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनावों का मैं जिक्र कर रही हूं। जब चुनाव हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भगवान श्री राम का अवतार हैं। तो कहीं पर राम का नाम लेकर अवतार बता दिया जाता है, कहीं पर परहेज क्यों? देखिए, महाकाल मंदिर के अंदर मूर्तियां चोरी हो जाती है, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी भ्रष्टाचार किया इस सरकार ने। ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। 50% कमीशन हर जगह लिया इस सरकार ने, और जहां फाइलों में ये सब चीजें आ गई तो वहां आग लगवा दी भवन के अंदर, सतपुड़ा भवन के अंदर सारी फाइलें नष्ट करवा दी। ये सरकार ऐसी है, भ्रष्ट सरकार है। सतपुड़ा भवन में आग, सवालों के घेरे में तो आए थे आप। अब तक कितनी जांच हुई है, कहां तक जांच पहुंची है? आश्चर्य की बात है, महाकाल बाबा में अंधड़ के कारण, आंधी के कारण यदि बाहर लगी हुई कुछ मूर्तियां डैमेज हो गई, वो घटना मेरे ख्याल से सतपुड़ा में जब आग लगी थी उसके 1 साल बाद की घटना थी। आग तो पहले लग चुकी थी, ये घटना तो बाद में हुई थी। तो ये कहां से, इसके भ्रष्टाचार उस फाइलों में कहां से आ गया? ये तो 1 साल पहले पुरानी बात है सतपुड़ा की घटना। और सतपुड़ा की घटना जिस बिल्डिंग में हुई, उस बिल्डिंग में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उसमें तो केवल स्वास्थ्य विभाग का एस्टेब्लिशमेंट था। उसमें ना कोई टेंडर की फाइल थी, ना उसमें किसी तरह की सप्लाई की फाइल थी, उसमें पैसे का कोई लेने देने की फाइल ही नहीं थी। वो 6th फ्लोर पर केवल एस्टेब्लिशमेंट, केवल जो प्रशासकीय व्यवस्था रहती है स्वास्थ्य विभाग की, उसका था। इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, मुद्दा यही आता है, महाकाल बाबा का लोक क्यों बन गया, ये एक दिक्कत है। महाकाल लोक में लाखों लोग क्यों आ रहे हैं श्रद्धालु, ये दिक्कत है। कांग्रेस को इस बात की दिक्कत नहीं है। और अब फिर उसमें भी एरोगेंस कि हमने टेंडर किया था, हमारी सरकार में, कमलनाथ की सरकार में टेंडर हुआ। हमें मालूम है कमलनाथ की सरकार में क्या हुआ। कमलनाथ की सरकार में केवल एक काम हुआ, इंदौर में आईफा अवार्ड की पार्टी हुई और जैकलिन फर्नांडिस के साथ अच्छा नहीं लगा आपको? उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगा बीजेपी को?
अच्छा नहीं लगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं लगेगा। जब कोविड में इस मध्य प्रदेश की जनता की जान आफत में थी और कमलनाथ जी आईफा अवार्ड की पार्टी कर रहे थे, जब मध्य प्रदेश में कोविड आ गया था, कमलनाथ जी आईफा अवार्ड की पार्टी में जाम से जाम टकरा रहे थे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ना अच्छा लगना चाहिए। देश की जनता और प्रदेश की जनता की जान पहले नंबर पर है। इस पर जवाब दीजिए मानक अग्रवाल जी, क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी बन गई स्वास्थ्य है? विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी फाइलें जलाई गई। मैंने ये नहीं कहा कि महाकाल की फाइलें जलाई गई। वहां पर सतपुड़ा भवन के अंदर पूरा रिकॉर्ड तबाह कर दिया गया, जला दिया गया। आज तक उसकी कोई जांच भी नहीं हुई। सरकार क्यों कतरा रही है जांच करवाने से? यदि भ्रष्टाचार नहीं किया तो सामने लाए सारे तथ्यों को। इतना भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार नीचे तक फैल गया और 50% कमीशन वाली ये सरकार बनकर रह गई। अच्छा, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि 50% कमीशन की मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। 2018 में आपने सरकार भी इसी दम पर बनाई, व्यापम घोटाला आप लेकर आए, किसानों की कर्ज माफी का आपने वादा किया और आप पर भरोसा भी किया जनता ने। लेकिन अब किस तरह से आप किसानों के साथ खड़े रहेंगे? और जब 18 महीने के लिए सरकार आपकी बनी तो कितनी कार्रवाइयां व्यापम घोटाले को लेकर आप लोगों ने की हैं? देखिए, हमें ये नहीं पता था कि कुछ लोग यहाँ से खरीद लिए जाएंगे और उनका अपहरण कर लिया जाएगा। यदि हमें ये पता होता कि 15 महीने के अंदर लोगों को खरीद लिया जाएगा, अपहरण कर लिया जाता, तो हम उस समय ही सारी चीज़ें कर देते। हमारे सामने 5 साल का वक्त था, हम उसमें करने वाले थे। जो व्यापम के अंदर घोटाला, जो व्यापम के अंदर घोटाला, महीनों में क्या किया हमारे पास में जो व्यापम घोटाले की जांच करवाने वाले थे, व्यापम घोटाले की जांच करवाने वाले थे, उसमें जो लोग पनिश होते उनको सजा मिलती, निश्चित रूप से मिलती। कुछ कार्रवाई, कुछ फाइलें खोली गई थी, उसकी कार्रवाई चल रही थी। और इसी तरह से आपने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, हमने आधे किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। हम सारे किसानों का कर्ज माफ कर देते, हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में हमारी सरकार का अपहरण कर लिया गया। अब देखिए विश्वास सारंग जी, आरोप आपके सामने है कि डरा धमकाकर अपहरण करके आप लोगों ने सरकार बनाई है। देखिए, पहले नंबर पर तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये राहुल जी आए थे मध्य प्रदेश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे और यदि मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये बात सही है। कर्जा माफ नहीं हुआ, एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ। 10 दिन छोड़ो, 15 महीने में नहीं हुआ और 15 महीने में नहीं हुआ तो कमलनाथ जी को राहुल गांधी ने नहीं हटाया, कांग्रेस के विधायकों ने ही हटा दिया। ये जरूर हुआ। ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने सोचा हो कि चलिए हम ही राहुल गांधी का काम हल्का कर देते हैं, हम ही हटा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो देशभक्त, वो राष्ट्रभक्त जो राजनीति में शुचिता लाए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो विधायक जिन्होंने वादा किया था जनता से और उसके बाद उनको वोट मिले थे, वो सदन में चुन के गए थे। उनको लगा कि हमने जनता के साथ, जनता को गुमराह किया है, जनता के साथ धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। देखिए, आज पंच और सरपंच इस्तीफा नहीं देता, कोई विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहा है। यदि विचार के लिए दे रहा है, कमिटमेंट के लिए दे रहा है, तो वो चुराई हुई सरकार नहीं है, वो जनता के पारितोषिक से मिली हुई सरकार है। चलिए, अब मैं कुछ सवाल जनता से भी लूंगी। पहले मेरा एक सवाल है जनता से। आप में से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस का भी शासन देखा होगा और अभी भाजपा का आप देख ही रहे हैं। भाजपा के शासन में कितना काम हुआ है? क्या बेहतर काम हुआ है? हाथ उठाइए, कौन कौन है? कांग्रेस की सरकार कितनों को भाई थी? वो लोग भी जरा हाथ उठा ले। चलिए, अब कुछ सवाल मैं जनता से लूंगी। किस किस के सवाल है? सवाल आपका किससे है? मेरा भाजपा से सवाल है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना तो चलाते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो मंच से माननीय शिवराज जी का नाम नहीं लेते। इसी तरीके से वसुंधरा जी को साइड लाइन लगाने का काम किया जा रहा है। तो माननीय बताएंगे कि किस तरीके से सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? शिवराज जी का नाम आगे क्यों नहीं किया जा रहा? और ये सवाल मुझे लगता है हर किसी के मन में है, हर किसी के मन में। भाई मेरे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनो और उसको गढ़ो। तो मेरा एक सवाल विश्वास सारंग जी से, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अगर सरकार आपकी बनती है वापस, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर समय निर्णय एक नियत प्रक्रिया के तहत होता है।
हमारे यहाँ जब भी मुख्यमंत्री का चयन हुआ संसदीय बोर्ड ने किया है। फिक्र मत करिए, हम काडर बेस है, हम किसी एक नेहरू परिवार की दहलीज पर नाक रगड़कर राजनीति करने वाली राजनीतिक दल नहीं है। हम काडर बेस पार्टी है और काडर बेस पार्टी में हर कुछ नियम से ही होता है। मानक अग्रवाल जी, कांग्रेस क्या सिर्फ एक परिवार के इशारे में चलती है? रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है, मध्य प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब दिल्ली से तय होता है। देखिए, मुख्यमंत्री का चयन जनता करती है। मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री का चयन करेगी। विधायक जो चुनकर आएंगे वो मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसमें फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा। इस मामले में कोई शक की बात नहीं है। कमलनाथ ही है मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से। आने वाले समय में आपको लगेगा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय होंगे। सिंह क्यों गायब हो गए मध्य प्रदेश के चुनावों से? मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह को क्या जानबूझकर साइड किया गया है? क्यों प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि कपड़ा फाड़ लड़ाई सिर्फ बेटों को सेट करने के लिए किया जा रहा है, तो क्या दिग्विजय सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए साइडलाइन हो गए हैं? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। दिग्विजय सिंह जी हमेशा कमलनाथ जी को आगे रखते हैं। वो उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई छोटे भाई दोनों आपस में मजाक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस मजाक को इश्यू बनाने की कोशिश ना की जाए। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर मजाक बनाती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, एकता है। मैं मान गया कमलनाथ जी बड़े भाई हैं, दिग्विजय सिंह जी छोटे भाई हैं, और माणक भाई क्या है? माणक भाई बीच वाले भाई हैं क्या? हम तो ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं, सबको छोड़ो, माणक भाई को पकड़ो। और कांग्रेस ने माणक भाई को छोड़ दिया है। माणक भाई को पकड़ते तो ये हालत नहीं होती कांग्रेस की आज। दोनों में झगड़ा है और झगड़ा नीचे तक है। मुख्य मुद्दा यही है कि जब सोनिया मैडम अपने बाबा को राजनीति में स्थापित कर सकती हैं तो कमलनाथ बाबा क्यों नहीं करेंगे अपने बाबा को? और जब कमलनाथ बाबा का बेटा सांसद बन गया तो फिर दिग्विजय सिंह जी का बाबा क्यों नहीं बनेगा? केवल लड़कों की लड़ाई है ये। लेकिन गिना तो देती है कांग्रेस की जय शाह कौन है, फिर पंकज सिंह कौन है, इनके पास भी एक लिस्ट तैयार है परिवारवाद पर। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो होता है कि यदि आप बिना किसी कैपेसिटी के, कैपेबिलिटी की किसी आदमी को किसी पद पर बिठा दो। किसी नेता को के बेटे को राजनीति में ना आने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आए, पर अपनी काबिलियत के कारण आए, केवल इसलिए ना आ जाए कि नेहरू परिवार में पैदा हो गया। आप खुद इस पर विचार कर लीजिए, क्या राहुल गांधी जी देश के नेता बनने लायक हैं? मानक अग्रवाल जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा गंभीर सा सवाल है। राहुल गांधी, आने वाला समय बतलाएगा कि राहुल गांधी जी इस देश के 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। देश की जनता चाहती है तो मैं कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं मान लूं कि मानक अग्रवाल जी मंच से, इंडिया टीवी के मंच से घोषणा कर रहे हैं कि 2024 का मुख्यमंत्री का चेहरा, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। मान लूं मैं ऐसा? निश्चित रूप ये से। जरा इंडिया गठबंधन में तो पूछ लो, घमंडिया गठबंधन में वो मान रहे हैं राहुल गांधी को अपना नेता। राहुल गांधी जी को कोई देश नहीं रोक पाएगा। राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे देश की जनता चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि पांचों पांडवों का जिक्र आया, महाभारत तो यकीनन आपने भी देखी होगी, क्या पांडव अधर्मी थे? किसने कहा ये? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उन्होंने आपने ये सुना नहीं है? कहा। उन्होंने ये नहीं कहा। बीजेपी पांचों पांडव बन गई है, पांचों पांडव की पार्टी है। उनके सेंटेंस को ठीक से नहीं सुना गया। ये नहीं कहा, उसको आप मुझे तोड़ बता मरोड़ दीजिए के सर, आप मुझे बता दीजिए क्या पेश सेंटेंस किया था? गया। उन्होंने इस तरीके की कोई बात ही नहीं की है। आप मुझे बता दीजिए क्या कहा है खड़गे उन्होंने जी इस ने? तरीके की कोई बात ही नहीं की है। पांचों पांडव का कोई नाम ही नहीं आया, जिक्र ही नहीं आया। सर, मैं आपको वो बयान जरूर सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जनता के भी मैं कुछ सवालों को अभी शामिल कर रही हूँ। सवाल किससे है? मैं मानक अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ। ये बात बोल रहे हैं कि अब की बार ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। यहाँ पर इन्हें की सरकार आती है तो ये योजना लाते हैं, ढोल चढ़ाओ योजना है और ढोल बजाओ योजना। युवाओं से ढोल बजवाएंगे, युवाओं से ढोल चढ़वाएंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री लेके आए लाडली बहना, क्या उनके बच्चों का सम्मान हो, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हों और माता बहनों को सम्मान करती है। ये युवाओं का ऐसा करते हैं, ढोल चढ़ाओ योजना
ढोल बजाओ योजना, अनेकों योजना। मानक अग्रवाल जी जवाब दीजिए, क्या जानबूझकर खास तौर पर यही आरोप आप पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगाया है कि कांग्रेस 18 साल हो गए, एसटी और ओबीसी के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि हितैषी नहीं है? शिवराज जी को 18.5 साल हो गए, बैंड रोजगार बजाओ। नहीं दिया। अभी तक यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। शिवराज जी सिर्फ बोलते हैं कि इतने लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक एक को भी रोजगार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया गया। 18.5 साल में दिया, इतनी बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चलिए मैं इस पर सवाल ले ही लेती हूँ जी। मैं एक सवाल ले लूँ, इसके बाद मैं आपसे कितना रोजगार बीजेपी ने अब तक दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्तर पर रोजगार की व्यवस्था की। सबसे पहले सरकारी जो महकमे हैं उसमें जितना कैपेसिटी के साथ हम भर्ती कर सकते थे हमने उसमें भर्ती की। दूसरे नंबर पर हमने लोगों को स्वरोजगार की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप हम पॉलिसी अपनी लेके आए जिसमें स्वरोजगार के अवसर युवाओं को मिले। और तीसरा जिसमें कि हमने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाकर युवाओं को और नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर हमने सृजित किए हैं। अब कह देने से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से लगातार भारतीय कांग्रेस तो गिना रही है सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली है, सिर्फ 21। कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ 21 लोगों को नौकरी भाजपा ने दी है। अब ये तो कांग्रेस के आंकड़े कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, ये तो मैं नहीं बताना, मैं नहीं बोल सकता हूं। परंतु यदि आप औद्योगिक विकास दर की ही बात करें जो कि सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ होता है, उसमें मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 0.061% औद्योगिक विकास दर थी। आज वो बढ़कर 24% हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। यदि आप एमएसएमई पंजीयन की बात करेंगे तो पहले केवल 4,297 यूनिट का पंजीयन था, आज ये बढ़कर 3,61,000 पंजीयन हो गया। मानक जी आपके सामने आंकड़े रख दिए। एक सेकंड स्टार्टअप की हम बात करें, पहले कांग्रेस के समय 0 था, आज बढ़कर 3200 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम उद्योगों की संख्या की बात करें, पहले केवल 1000 उद्योग थे, आज बढ़कर 7000 उद्योग हो गए। ये सीधे सीधे विकास, ये सीधे सीधे रोजगार का मामला है। अब आप कह दोगे लफ्फाजी कर देंगे, हम कहां से आंकड़े ले आएंगे, उसकी सफाई में इतने बड़े मंच से दूं, ये उचित नहीं। मानक अग्रवाल जी, क्या सिर्फ कांग्रेस लफ्फाजी कर रही है? कोई आंकड़े नहीं है कांग्रेस के पास? आंकड़े किसके झूठे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी ने इतनी इन्वेस्टर मीट की, लेकिन एक उद्योग भी नहीं आया। जितनी इन्वेस्टर मीट की और जितना पैसा उस पर खर्च गया, यदि उतने पैसे ही लगा देते तो यहाँ पे नए उद्योग शुरू हो जाते। उद्योग बंद हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उद्योग शुरू नहीं हुए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं है। मैं जल्दी से कुछ और सवाल ले लेती हूँ। इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि ये कहावत होती है कि महीरे में साजा और खीर में साजा और महीरे में आधा। जब आप गठबंधन की बात करते हो, सारी पार्टी की बात करते हो, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीतीश कुमार के ऊपर, तो आप कैसे कह देते हो कि हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे? क्या जनता के साथ सबसे बड़ा छलावा नहीं है? हम प्रदेश की जनता है, यदि आपको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी ने जो महिलाओं को, बहनों को अपमान किया, उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। केजरीवाल जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश से आपके झगड़े चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल जनता के साथ छलावा है कि आप कहते हो दिल्ली की बात अलग है, प्रदेश की बात। बताइए, अब दिल्ली और प्रदेश कैसे अलग अलग हो गया? फिर बीजेपी ये क्यों ना कहे कि सिर्फ मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं सब लोग? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती है और हमेशा 2 पार्टियां रही हैं यहाँ पर, इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट बात की जानी चाहिए। क्या ये आपको तर्कसंगत नजर आता है कि 2024 में हम सब साथ हैं, भाई भाई हैं? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की धरती पर आकर कह दे कि कांग्रेस को वोट मत दो, बड़ी चालू पार्टी। ये आपका ही नारा है, अब की बार किसकी सरकार, उस पर बहस होनी चाहिए और उसी पर बहस होनी चाहिए। चलिए, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, इस बार कितने सीटों का 3 तारीख को पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही। जब कमलनाथ जी की सरकार बन जाएगी तो आप लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे।
मेरा सवाल ये है आपसे, अब की बार कितना आंकड़ा पार करने की योजना है? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा 150, लेकिन कई ऐसे सर्वे भी आए हैं जिसमें आप थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मास्टर नेता स्ट्रोक क्या है हमारे बीजेपी नेता का? अमित शाह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 150 के पार जाकर हम सशक्त सरकार बनाएंगे, और हम उस पर अडिग भी हैं, हम उस पर तैयार भी हैं, और हम तैयार नहीं हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी, मानक अग्रवाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।